Are jobs really safe in the age of artificial intelligence? As AI transforms industries from IT services to customer support and even content creation, a new set of unemployment numbers from India is raising fresh questions about where the labor market is headed. The latest government survey shows unemployment ticking up slightly at the start of the year. But is this just seasonal, or does it reflect deeper shifts in the way work itself is changing? आपको अक्टूबर 2025 के अंदर नीति आयोग के द्वारा रिलीज करी गई एक रोड मैप के बारे में पता है। यहाँ पर गवर्नमेंट ने जॉब क्रिएशन की बात करी है एआई इकोनॉमी के अंदर। इसलिए टॉपिक हमारे सीएपीएफ एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे सीएपीएफ एग्जाम में इंडियाज अप्रोच टू एआई एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एक एस्से राइटिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आज इस टॉपिक को समझते हैं और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरे दुनिया के इकोनॉमी को, सोसाइटी को और लेबर मार्केट को चेंज करके रख दिया है। जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो हमें पता लगता है एक ऐसी कंट्री जहां पर बहुत बड़ी वर्क फोर्स पॉपुलेशन रहती है, एक ऐसी कंट्री जहां पर डिजिटल इकोनॉमी का काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिला है। इसलिए जो ये एआई है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही रिप्रेजेंट करती है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करते हैं एआई की, तो एआई ये प्रॉमिस करती है कि वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करेगी, इनोवेशन को इंक्रीज करेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ाएगी। लेकिन अपने साथ वो कुछ कंसर्न भी रेज करती है, जैसे कि जॉब्स का डिस्प्लेसमेंट होना, स्किल गैप का आना और इनइक्वालिटी। इंडिया का अप्रोच है कि वो एआई और एम्प्लॉयमेंट दोनों को मिक्स करके जो टेक्नोलॉजी है उसका बेनिफिट सभी को हो सके, इस चीज पे वर्क करे और जो भी हमारे डिसरप्शन हो सकते हैं एआई की वजह से उसको मिनिमाइज करे। इंडिया का प्लान है कि इस वर्क फोर्स के अंदर वो अपने इनिशिएटिव के थ्रू स्किल डेवलपमेंट लेकर के आए और कुछ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करे, जिसकी वजह से इस वर्क फोर्स को हम एआई के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर पाए। तो यह था हमारा इंट्रोडक्शन जो कि आप लिख सकते थे। अब वापस से आपको समराइज कर देता हूं, अगर आप एक बार समझना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसने पूरे दुनिया की इकोनॉमी, सोसाइटी और लेबर मार्केट को चेंज किया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वर्क फोर्स के अंदर काम करती है। जिस कंट्री के अंदर डिजिटल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो देखने को मिला है, वहां पर ये जो एआई है वो दोनों ही अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस रिप्रेजेंट करती है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। जब हम बात करते हैं एआई की, तो एआई प्रॉमिस करती है कि वो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगी, इनोवेशन को बढ़ाएगी और इकोनॉमिक ग्रोथ भी लेकर के आएगी। वहीं दूसरी तरफ एक कंसर्न भी आता है कि इसके वजह से जॉब्स का डिस्प्लेसमेंट आ सकता है, स्किल गैप आ सकते हैं और इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। इंडिया का अप्रोच है कि वो एआई और एम्प्लॉयमेंट दोनों को मिक्स करके इस टेक्नोलॉजी का सभी के लिए बेनिफिट हो उस पर काम कर सके और जो भी एआई की वजह से डिसरप्शन हो उसको कम किया जा सके थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसी, स्किल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। नाउ वी विल मूव ऑन टू द अपॉर्चुनिटीज प्रेजेंटेड बाय एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कौन कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि इंडिया के अंदर देखी जा सकती हैं। देखो, एआई के पास काफी बड़ा यानी कि पोटेंशियल, सिग्निफिकेंटली क्या है पोटेंशियल है एआई के पास कि वो इंडिया की इकोनॉमिक को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। जब हम बात करते हैं तो इस एआई यानी कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से ऑटोमेशन, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस और रोबोटिक जैसे जो काम है और इनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव करी जा सकती है। खास करके अगर हम कुछ सेक्टर की बात करते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, फाइनेंस हो गया या फिर लॉजिस्टिक सेक्टर हो गया, वहां पर इस एआई की मदद से हम काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो आपको पता लगेगा कि जो एआई ड्रिवन एनालिटिक्स होती है इसके वजह से जो सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन है वो किया जा सकता है। हम एग्रीकल्चर के अंदर जो अपना प्रिसीजन है वो इनहेंस कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं डिसीजेस के आउटब्रेक को और इंप्रूव कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन को थ्रू द इंटेलिजेंट क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम।
यहाँ पर आपको ये भी पता लगेगा कि एआई को अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो हम नए तरीके की जॉब्स भी जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि डेटा साइंस की जॉब, एआई डेवलपमेंट, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सर्विसेज के अंदर नए जॉब्स क्रिएट भी हो सकते हैं। जबकि अगर आप एआई को लेकर के आते हो तो इससे इंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन भी बूस्ट होगा। यानी कि जब आप अपॉर्चुनिटी की बात करते हो तो पहली अपॉर्चुनिटी जो है वो आपको दिखाई पड़ती है इन द फील्ड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक। यहाँ पर आपको ये पता लगता है कि जो हमारा ऑटोमेशन है, मशीन लर्निंग है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है, रोबोटिक्स है, इन सब की वजह से जो एग्रीकल्चर है, मैन्युफैक्चरिंग है, हेल्थ केयर है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी इंप्रूव होंगी। इसके अलावा हम पढ़ते हैं कि एआई जो है वो नई नई तरीके की जॉब्स भी क्रिएट कर सकता है और इंटरप्रेन्योरशिप के साथ साथ वो इनोवेशन को भी बढ़ावा दे सकता है। दूसरी हमारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर आप भारत की बात करते हो तो एआई जो है वो स्ट्रक्चरल जो एम्प्लॉयमेंट का चैलेंज है इसको क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। आपको पता लगेगा कि भारत के अंदर जो बहुत बड़ी पॉपुलेशन है वो इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर जॉब करती है। भारत के अंदर जॉब्स को लेकर के रीजनल डिस्पैरिटीज देखने को मिलती है। तो अगर हम क्या करते हैं, एआई सिस्टम को लेकर के आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के आते हैं, तो इससे जो गिग वर्क है, रिमोट एम्प्लॉयमेंट है और ई कॉमर्स जैसे जो सर्विसेज हैं ये और भी ज़्यादा एक्सपेंड हो सकती हैं और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन को बढ़ा सकते हैं। इनके अंदर हमारा यूथ हो गया, वुमेन हो गई और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज जो हो गई वो भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं और भारत की इकोनॉमी को अच्छा कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जो एआई है वो आपकी डिसीजन मेकिंग के अंदर भी हेल्प करता है। वो गवर्नेंस के अंदर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से, अच्छी इफिशियंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर सकता है, जिसकी वजह से जो एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी है वो सभी को मिल सकती है और कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली हमारे एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। यानी कि अगर आप अपॉर्चुनिटी की बात करते तो सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं कि इसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक के अलावा जॉब क्रिएशन देखने को मिलेगा। दूसरा हमने ये देखा कि जो हमारे स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट है इस चैलेंज को ये रिड्यूस कर सकता है, रीजनल डिस्पैरिटी को ये कम कर सकता है और ये जो हमारी गिग वर्क हो गया, रिमोट एम्प्लॉयमेंट हो गया और ई कॉमर्स जैसे जो चीज़ें हो गई उनको ये यूथ, वुमेन एंड मार्जिनलाइज कम्युनिटीज तक पहुंचाएगा, जिसकी वजह से सभी को इकोनॉमिक गेन होगा। जहां पर हम जब बात करते हैं तो हमें पता लगता है कि एआई डिसीजन मेकिंग को गवर्नेंस के अंदर काफ़ी अच्छा कर सकता है। जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है इसको वो काफ़ी इफिशियंसी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और सभी के लिए एक्सेसिबल बना करके इम्प्लीमेंट कर सकता है, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ भी होगी। इसके बाद हम देखो, जब अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं तो अब हम आते हैं कि आखिर वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि एआई के लिए हम फेस कर सकते हैं जब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट की। देखो, आपने अभी यहाँ पर बहुत सारे पोटेंशियल सिग्निफिकेंस देखे, मतलब कि एआई के अंदर बहुत सारी पावर है जिससे कि वो चीज़ों को अच्छा कर सकता है। लेकिन डिस्पाइट इट पोटेंशियल, जो हमारा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये कुछ चैलेंजेस भी पजेस करता है फॉर द इंडियाज लेबर मार्केट। जहां पर आपको पता लगेगा कि सबसे बड़ा जो चैलेंज है एआई का आने से क्या होगा सोसाइटी में, वो होगा जॉब डिस्प्लेसमेंट। खास करके प्राइमरी कंसर्न ही यही है कि लोगों की जॉब चली जाएगी, खास करके वे लोग जो कि रूटीन काम करते हैं, रिपीटेटिव वर्क करते हैं या फिर जिनका स्किल लेवल थोड़ा लो है, तो उनकी जॉब जा सकती है, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो कुछ सेक्टर जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, कॉल सेंटर्स हो गए या फिर क्लर्कल सर्विस जो हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबल हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पर ऑटोमेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और ये ऑटोमेशन क्या होती है, एआई के द्वारा परफॉर्म करी जा सकती है। तो इसके वजह से जो मिलियंस ऑफ वर्कर है ना वो अफेक्ट होंगे, जो कि सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये प्रिडिक्ट करता है कि ऑटोमेशन की वजह से बहुत सारे लोगों की जो जॉब है ना वो डिस्प्लेस हो जाएगी। और आपको पता है कि भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफी वाला कंट्री है, इसलिए हमारे पास डेमोग्राफिक एडवांटेज भी है। लेकिन ये एडवांटेज फिर रिस्क में बदल जाता है, क्योंकि अगर हमारी पॉपुलेशन को काम नहीं मिलेगा तो हमारी इकोनॉमी भी खराब हो जाएगी। तो इसके वजह से रिस्क ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक डिसरप्शन हमें देखने को मिलेगा अगर हमारे वर्कर को रिस्किल्ड नहीं किया गया या फिर वो अच्छे स्किल लेवल पे नहीं मैच कर पाए। तो
अब देखो, ये जो हमारा पहला चैलेंज है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जहां पर हमने बात करा कि जो प्राइमरी कंसर्न है इसका एआई का, वो है जॉब डिस्प्लेसमेंट, खास करके उन लोगों के लिए जिनका लो स्किल है थोड़ा सा। यहाँ पर हमने बात करी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, यहाँ पर हमने बात करी कॉल सेंटर्स की, यहाँ पर हमने बात करी क्लर्कल सर्विसेज की। इसके अलावा हमने बात करी कि जो हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये प्रिडिक्ट करता है कि बहुत सारे लोग जो है अपनी जॉब को खो सकते हैं, और इंडिया के पास डेमोग्राफिक एडवांटेज है, तो इंडिया को नुकसान डेफिनेटली होगा ही होगा इस एआई की वजह से। अब दूसरा जो हमारा चैलेंज है वो क्या कहता है, दूसरा हमारा चैलेंज कहता है स्किल गैप। देखो, स्किल गैप क्या होता है, ये दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है जो कि एआई के साथ आप देखते हो। यहाँ पर आपको पता लगता है कि एआई एडॉप्शन के लिए आपको टेक्निकल एक्सपर्टीज होनी जरूरी है। अगर आप टेक्निकली एक्सपर्ट नहीं है तो फिर आप एआई को एडॉप्ट नहीं कर सकते। अगर आप देखो, आपको कोडिंग नहीं आती, आपको डेटा एनालिसिस नहीं आता, आपको मशीन लर्निंग नहीं आती, आपको रोबोटिक्स नहीं आता, तो आप एआई को एडॉप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिसको ये आता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो अगर आप भारत की बात करते हो तो अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स, मतलब इंडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो काम करता है, उनको ये सारी स्किल नहीं आती जो हमने ऊपर डिस्कस करी, जैसे कोडिंग, डेटा एनालिसिस एंड मशीन लर्निंग एंड रोबोटिक्स की। स्पेशली अगर हम बात करते हैं तो रूरल एरिया या फिर सेमी अर्बन एरिया के अंदर लोगों के पास ये स्किल नहीं है। लेकिन अगर ये स्किल उनके पास नहीं होगी तो विदाउट फोकस्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है कंट्री के, वो उतने अच्छे से नहीं हो सकते जैसा गवर्नमेंट ने सोचा है। तो इसके वजह से जो कंट्री का वर्कफोर्स है वो रिस्क में चला जाएगा, या फिर अंडर यूटिलाइज रह जाएगा, या फिर अनएम्प्लॉयबल रह जाएगा, अगर इसी तरीके से डिजिटलाइज वे में जो हमारी ग्लोबल इकोनॉमी है वो बढ़ती रही तो दूसरा हमारा ये था चैलेंज कि हमारे पास जो स्किल गैप है वो बहुत सारे हैं। तो अगर हम इस स्किल गैप को मैनेज नहीं करते देन डेफिनेटली हम इससे अफेक्ट होंगे ही होंगे। फिर हमारे पास आता है इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटीज। अब देखो, इनइक्वालिटी एंड रीजनल डिस्पैरिटी क्या हो सकती है, इस एआई टूल को एडॉप्ट करने की वजह से बढ़ सकती है। कैसे बढ़ सकती है, क्योंकि आपको पता है कि जो अर्बन एरिया है उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, उनके पास एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन का एक्सेस है ना, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस है, जिससे कि वो बेनिफिट ले सकते हैं इस एआई ड्रिवन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का। लेकिन जब आप बात करते हो रूरल या फिर अंडर डेवलप्ड रीजन की, तो वहां पर ये सारी चीजें कम है। तो इसके वजह से होगा क्या कि जो सोशियो इकोनॉमिक डिवाइड है ना, वो बढ़ जाएगा सोसाइटी के अंदर। शहर के लोग ज्यादा अमीर हो जाएंगे और गांव के लोग जो है वो थोड़ा कम अमीर होंगे। इसके अलावा आप देखोगे कि इससे आपकी जेंडर डिस्पैरिटी भी जो है वो बढ़ सकती है। और इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो डिजिटल लिटरेसी जो है वो काफ़ी कम लोगों के पास है। तो जिनके पास अवेयरनेस है वो लोग क्या होंगे, इस इकोनॉमी के अंदर अच्छा सस्टेन कर पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, और जिनके पास नहीं है वो ग्रो और सस्टेन नहीं कर पाएंगे। इससे जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो खराब हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपको एआई एडॉप्शन करना है तो ये जरूरी है कि आपको एक इंक्लूसिव पॉलिसी के साथ ही इसे एडॉप्ट करना चाहिए। तो ये हमारे कुछ चैलेंजेस थे जो कि हमने देखे कि जब हम एआई को एम्प्लॉयमेंट के अंदर लाएंगे तो वो कौन कौन से चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। पहला चैलेंज हमने देखा जॉब डिस्प्लेसमेंट, दूसरा देखा स्किल गैप, और तीसरा देखा इनइक्वालिटी। नाउ वी विल मूव ऑन टू द इंडियाज स्ट्रेटेजिक अप्रोच, यानी कि भारत की क्या अप्रोच है, कैसे वो इन चीज़ों को सही कर रहा है ताकि वो भारत के लोगों को एआई के अंदर ला सके, एआई इकोनॉमी के अंदर, जॉब क्रिएशन के अंदर डाल सके। आपको यहाँ पता लगेगा कि इंडिया का जो अप्रोच है वो ये है कि एआई और एम्प्लॉयमेंट दोनों को इन्वॉल्व करना, अ कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, मतलब एक पॉलिसी फ्रेमवर्क के कॉम्बिनेशन के साथ, जहाँ पर आप देखोगे कि हम स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव भी लाते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक इंटरवेंशन भी लेकर के आते हैं ताकि लोगों को वो स्किल प्रोवाइड करी जा सके जो उनको नीड है। यहाँ पर आपको पता लगेगा सबसे पहली स्ट्रेटजी जो गवर्नमेंट लेकर के आई है वो है हमारा नेशनल स्ट्रेटजी ऑन एआई। ये जो हमारी स्ट्रेटजी है, ध्यान रखना, इसको नीति आयोग ने प्रिपेयर किया था इन 2018 और इसका नाम होता है नेशनल स्ट्रेटजी ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर ये जो हमारी नीति आयोग है ये जोर देती है कि जो हमारे ये एआई टूल है ना, इनका हम यूज करेंगे फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ, और खास करके कुछ प्रायोरिटी सेक्टर जो हैं, कुछ सेक्टर के ऊपर प्रायोरिटी दी गई कि आप यहाँ वाले सेक्टर के अंदर क्या करोगे, एआई का इस्तेमाल करोगे।
जिसमें सबसे पहले हमें हेल्थ केयर देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, एजुकेशन, स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर एआई के यूज से हम इसकी इफिशियंसी को बढ़ा सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ये हाईलाइट करता है कि हमें इंडिया को यानी कि नीड है एक रिस्पॉन्सिबल एआई एडॉप्शन की, जिसकी वजह से हम ऑटोमेशन को बैलेंस कर पाए विद द ह्यूमन सेंट्रिक रोल, जिससे कि ऑटोमेशन भी आ सके, इफिशियंसी भी बढ़ सके और लोगों का जो जॉब क्रिएशन है वो भी हो सके, ताकि कोई जॉब डिस्प्लेसमेंट ना मिले। तो पहला जो गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी था वो ये था। इसके बाद हम आते हैं दूसरी स्ट्रेटजी पे। दूसरा स्ट्रेटजी कहता है स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन में क्या होता है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो जो हमारा स्किल गैप वाला चैलेंज था उसको रिकॉग्नाइज करती है, उसको समझती है और वो कुछ इनिशियल प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट भी करती है, जिससे कि लोगों को रीस्किल या फिर अप स्किल किया जा सके। गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन टेक्नोलॉजी, ये चीज़ों के ऊपर फोकस करके जो हमारी वर्क फोर्स है उसको मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर एजुकेट कर रही है। इसका गोल ये है कि हम एक ऐसे वर्क फोर्स को प्रिपेयर करें जो कि कैपेबल हो किसी भी एआई के अंदर compete करने के लिए, और उसकी जॉब ना जाए बल्कि उस एआई के साथ मिलकर के वो जॉब को कंटिन्यू कर पाए। यहाँ पर जब हम बात करते हैं तीसरे स्ट्रेटजी की, तो हमें पता लगता है इंडिया का अप्रोच है कि वो प्रमोशन करे एआई स्टार्टअप्स को। इसमें आपको क्या पता लगेगा कि इंडिया जो है ना वो एआई ड्रिवन इंटरप्रेन्योरशिप जो है ना उसको प्रमोट करता है, ताकि जनरेट कर पाए एम्प्लॉयमेंट को। आपको ये भी पता लगेगा कि इंडिया इनोवेशन हब बनना चाहता है, इनकम्बशन सेंटर बनना चाहता है, और इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, स्कीम्स के थ्रू इनको बैक भी करती है। जितने भी स्टार्टअप्स हैं उनको सपोर्ट भी किया जाता है, ताकि वो एआई एप्लीकेशन क्रिएट कर सके फॉर द हेल्थ केयर, फाइनेंस एंड एजुकेशन एंड एग्रीकल्चर। आपको पता लगेगा कि ये जो इनिशिएटिव है ये केवल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए जॉब क्रिएशन और हाई टेक्नोलॉजिकल सेक्टर के अंदर जॉब क्रिएशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारा तीसरा गवर्नमेंट का स्ट्रेटजी या अप्रोच है। फिर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर की स्ट्रेटजी या अप्रोच की। आपको पता लगेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन। देखो, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन का मतलब यह है कि जो गवर्नमेंट है उसने कोलैबोरेट किया है बिटवीन द गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिक। इसके थ्रू जो इंडिया का एआई स्ट्रेटजी है उसको और अच्छा और इनहेंस किया गया है। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर आप देखोगे तो रिसर्च, स्किल डेवलपमेंट और डेप्लॉयमेंट ऑफ एआई सोल्यूशन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम किया जाता है। ये इंश्योर किया जाता है कि जो एआई का एडॉप्शन है इससे हमारे सोसाइटी को एक ब्रॉडर वे में क्या हो, फायदा मिले। अब जो इंडस्ट्री है वो प्रोग्राम्स लाती है जहां पर वो ट्रेनिंग देती है किसी पर्सन को एआई लैब की, ताकि वो पर्सन रेडी हो सके कि अगर मार्केट के अंदर कुछ रिक्वायरमेंट है तो उस रिक्वायरमेंट के लिए हम अपने यूथ को ट्रेन कर पाएं, और कल को अगर वो कंपनी में जाए तो उसके टैलेंट को देख करके कंपनी के अंदर उसको जॉब मिल जाए, तो वो जॉब डिस्प्लेसमेंट ना होकर के जॉब क्रिएशन का काम हम कर रहे हैं। फिर इसके बाद से आता है हमारे पास एथिकल एंड इंक्लूसिव एआई। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो इंडिया है ना वो एआई के डेवलपमेंट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और इसके ऊपर काफ़ी जोर भी देता है। वो ये चाहता है कि जो एआई हम बनाए उसके ऑटोमेशन से कभी भी डिसप्रपोर्शनली किसी को नुकसान ना हो, चाहे वो कोई भी वल्नरेबल ग्रुप क्यों ना हो। यहाँ पर पॉलिसी जो है वो प्रमोट करी जाती है एआई को लेकर के कि वो हमारे सोसाइटी के अंदर अच्छे काम करें, अफोर्डेबल हो, डिजिटल सर्विसेज सभी के लिए अफोर्डेबल हो जिसको कि सभी लोग यूज कर सके, और इंक्लूसिव एजुकेशन हेल्प मिटिगेशन द एम्प्लॉयमेंट इनइक्वालिटीज के अंदर वो थोड़ा सा आपको हेल्प भी करे। तो ये हमारे कुछ इंडिया की स्ट्रेटजी या अप्रोच है जिसके थ्रू वो इस एआई इकोनॉमी के अंदर जॉब को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। फिर हम आते हैं वे फॉरवर्ड पॉइंट पे, और आपको पता लगेगा कि अगर हम इस एआई के बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हमें सेफगार्ड करना होगा अपने एम्प्लॉयमेंट को, और इंडिया को इसके लिए एक होलिस्टिक अप्रोच अवश्य ही अपनाना पड़ेगा, जिसके कुछ मेजर यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे पहला कि हमें एक्सपांड करना होगा अपना डिजिटल लिटरेसी, यानी कि इंडिया अगर सभी सेक्टर्स के अंदर, सभी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, मतलब कि जैसे मान लो ऊंच नीच तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हाँ जो भी मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है आप उनको समझ लो, तो हर एक सेक्टर के अंदर अगर आप इंश्योर करते हो कि सभी सेक्टर को आप डिजिटली लिटरेट कर दो,
इंक्लूडिंग रूरल पॉपुलेशन एंड वुमेन, तो आप इस डिजिटल टूल और ट्रेनिंग का एक्सेस अगर सभी को देते हो तो वो सारे के सारे पर्सन वर्क फोर्स के अंदर काम कर सकते हैं। दूसरा वे फॉरवर्ड पॉइंट क्या होता है जो हम कर सकते हैं अपने इस एआई के अंदर वर्क फोर्स को बढ़ाने के लिए, वो है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड रीस्किलिंग। यहाँ पर आपको पता लगेगा कि जो हमारी फ्लेक्सिबल एजुकेशन है ना, वो क्रिएट करनी चाहिए जो कि वर्कर को अलाउ करे कि वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग टेक्नोलॉजी और रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से अपनी लर्निंग को इन्हेंस कर पाए। फिर यहाँ पर आपको पता लगेगा रेगुलेशन ऑटोमेशन। यहाँ पर आपको ये पता लगेगा कि हम एक पॉलिसी इस्टेब्लिश कर सकते हैं ताकि हम एआई ड्रिवन इफिशियंसी को बैलेंस कर पाएं विद जॉब प्रोटेक्शन इन द सेंसिटिव सेक्टर, जैसे कि हेल्थ केयर हो गया, एजुकेशन हो गया या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो गई। इसके बाद से हम बात करते हैं प्रमोटिंग इंक्लूसिव एआई, यानी कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेवरेज कर सकते हैं अपने एआई को टू क्रिएट अ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। खास करके जब हेल्थ केयर की बात होती है, एग्रीकल्चर की या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की, इन पब्लिक सर्विसेज की, तो वहां पर हम इसे लेवरेज कर सकते हैं जिसकी वजह से एक जॉब भी मिलेगा और काम भी जो है वो तेजी से होगा, यानी कि हमारी जो गवर्नेंस है वो भी अच्छी हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं रिसर्च एंड इनोवेशन, यानी कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है एआई के अंदर रिसर्च करने के, जिससे कि क्या होगा कि जो हमारी डिपेंडेंसी है ना वो फॉरेन टेक्नोलॉजी के ऊपर कम हो जाएगी, जिससे कि होम ग्रोन सोल्यूशन हमारे पास तेजी से बढ़ेंगे, जिसके वजह से लोकल एम्प्लॉयमेंट्स की नीड पड़ेगी और लोगों को नौकरी भी मिलेगी। तो ये कुछ हमारे वे फॉरवर्ड पॉइंट है जिससे कि एआई सेक्टर के अंदर हम जॉब को और भी अच्छे से क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंक्लूजन, और कंक्लूजन में आपको ये पता लगेगा कि जो इंडिया का अप्रोच है ना एआई और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया डेलिबरेटली बैलेंसिंग एक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जहां पर वो एम्बैरेस कर रहा है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को, लेकिन साथ में वो ये भी इंश्योर कर रहा है कि कोई भी पर्सन, चाहे वो सोसाइटल बेसिस पर हो या इकोनॉमिक बेसिस पर हो, उसका हम एक्सक्लूजन ना करें बल्कि इंक्लूजन करें। एआई ऑफर करता है एक इमेंस अपॉर्चुनिटी, जिसकी वजह से आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो, इनोवेशन को बढ़ा सकते हो और इंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ा सकते हो। लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे, जैसे कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्किल गैप हो गया और इनइक्वालिटी हो गया। लेकिन अगर हम फोकस करते हैं ऑन स्किल डेवलपमेंट, एथिकल डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव पॉलिसी एंड एंटरप्रेन्योरशिप पर, तो इंडिया जो है वो लेवरेज कर सकता है एआई को फ्यूचर रेडी वर्कफोर्स के लिए और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आपको ये भी पता लगेगा कि यहाँ पर जो हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन है वो कंबाइन होती है विद द टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब भी हम एआई को इंश्योर करने की बात करते हैं। अब एआई हमारा एक इम्पोर्टेंट टूल बन गया है जो कि हमें एम्पावरमेंट के साथ साथ इंडिया की जो लेबर मार्केट है, इसको भी क्या करेगा, इन्हेंस करेगा और इसको डिसरप्ट होने से बचाएगा। तो कुछ इस तरीके का कंक्लूजन भी आप लिख सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा हमारा कंटेंट, जिसके ऊपर अगर अब आपसे एसे राइटिंग लिखने के लिए बोला जाएगा, देन आई एम 100% श्योर देन यू आर एबल टू राइट अ वेरी गुड एसे। बट हाँ, आई नो कि यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए काफ़ी हिम्मत लगेगी एंड बहुत सारे लोगों ने 12-13 मिनट के बाद जो वीडियो है वो स्किप कर दी होगी। बट कोई नहीं, अगर आपने यहाँ तक देखा है देन यू कैन कमेंट एंड यू कैन शेयर योर फीलिंग कि आपको कैसा लगा और इस कंटेंट को देख के आपको क्या फील हुआ कि क्या ये कंटेंट एग्जाम में आ सकता है, और इस कंटेंट को पढ़ने के बाद क्या आप इस टॉपिक के ऊपर एक अच्छा ऐसे लिख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।